हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 10 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट था उसने कैसे आइडियोलॉजिकल बेस बनाया फॉर द नेशनलिज्म इन इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस विच यूनिफाइड इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट बताया गया कि ब्रिटिश जो रूल था उसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या एक्सटेंड था। नॉर्थ हिमालय, साउथ में केप कैमोरीन, ईस्ट में आसाम और वेस्ट में खैबर पास। ठीक है, जो इंडियन प्रोविंसेस थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में थे और वहीं जो प्रिंसली स्टेट थे वो इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे। यहाँ पे फिर हम देखेंगे कुछ जो रूलर्स थे और जो गवर्नर जनरल थे उनकी रिएक्शनरी पॉलिसीज जिसने लोगों के बीच में आक्रोश की भावना पैदा की और उनको पता चला कि हमारे साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि लेटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज थी जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो थी उसकी जो मैक्सिमम एज थी वो 21 से करके 19 ईयर कर दी थी 1876 में। देन हम बात करते हैं ड्यूरिंग फेमाइन, जो रूलर्स थे उन्होंने ग्रांड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था 1877 में, जब कंट्री में वर्ल्ड मतलब कंट्री वाइज फेमाइन हो रही थी। दिल्ली दरबार 3 टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था, एक 1877 में, देन 1903 कर्जन के टाइम पे, फिर 1911 में लॉर्ड कनिंग के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे हम फिर बात करते हैं कुछ एक्ट जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट 1878 जिन्होंने कंट्री में मतलब अपोजिशन कंट्री में स्टार्ट हो गया था इनके खिलाफ। कौन थे इस टाइम पे? लेटन के टाइम पे ही थे ये। फिर यहाँ पे आता है एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। जो रिपन की गवर्नमेंट थी उन्होंने बेसिकली बोला था अबॉलिश करने के लिए कि जो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शन टू गिव इंडियन, जिससे क्या होता है कि जो इंडियन मेंबर है उनकी पावर होती है सिविल सर्विसेज में यूरोपियंस के बराबर। ठीक है, लेकिन ये जो रिपन को ये बिल जो है मॉडिफाइड करना पड़ा एंड ऑलमोस्ट डिफीटिंग द, और जो इसका ओरिजिनल पर्पस था कि इंडियन जो मेंबर हैं उनको भी सेम इक्वल पावर दी जाए यूरोपियंस के बराबर, वो ही डिफीट हो गया था। क्यों? क्योंकि ये जो एल्बर्ट बिल था इसके खिलाफ बहुत स्टिफ अपोजिशन हुआ था बाय द यूरोपियन कम्युनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन बंगाल। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बंगा बख्श परीक्षा सभा। ये किसने बनाई थी? ये जो राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स थे उन्होंने 1836 में इसका ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट है जमींदारी एसोसिएशन जो कि कहलाई जाती है लैंडलॉर्ड सोसाइटी। ये किसने बनाई थी? ये सेफगार्ड करने के लिए लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को इसलिए बनाई गई थी। किसने बनाई थी? द्वारकानाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ नहीं है, द्वारकानाथ टैगोर है। फिर प्रसन्न कुमार टैगोर, फिर भवानी चरण बंद्योपाध्याय, फिर राधाकांत देव और राज कमल सेन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो कि 1843 में ऑर्गेनाइज की थी बाय द्वारकानाथ टैगोर अलॉन्ग विद द एफर्ट ऑफ जॉर्ज थॉम्पसन। 1851 में नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब लैंडलॉर्ड सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन जो थी उसको मिला के और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी उन दोनों को मर्ज करके बनाई गई थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वो किसने ऑर्गेनाइज की थी? दादा भाई नौरोजी ने ऑर्गेनाइज की थी 1866 में लंदन में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन लीग। कब स्टार्ट हुई थी? 1875 में सुशील कुमार घोष जी ने बनाई थी। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जिसे बोला जाता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसने जो इंडियन लीग थी उसको सुपरसीड किया था। ये कब फाउंड हुई थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876 में। किसके थ्रू? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उन्हें इंडियन सिविल सर्विस से रिमूव कर दिया गया था। ये जो एसोसिएशन है स्पॉन्सर्ड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, और इनकी फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? कैलकाटा में हुई थी 1883 में। और बाद में जाके ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म की थी उससे मर्ज हो जाती है इन 1886 में। इसकी जो मेंबरशिप की बात करें तो वो बहुत लो थी। अगर हम फर्स्ट इंडियन की बात करें जिसने इंडियन सिविल सर्विस जो था उसको क्लियर किया था तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा फाउंड की गई थी 1867 में। किसने? एम.जी. रनादे और वासुदेव जोशी जी। फिर यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी, वो किसने स्टार्ट की थी? बरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और के.टी. तलंग 1885 में, सेम ईयर एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बोला था। और ये जो तैयब जी हैं और फिरोज शाह मेहता और तिलंग जी हैं इनको कहा जाता है बॉम्बे ट्रूबरेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन मद्रास की बात करते हैं। तो यहाँ पे मद्रास महाजन सभा फॉर्म की थी 1884 में। किसके थ्रू? वी वीरा राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। जो सुब्रमण्यम अय्यर जी थे वो ही द हिंदू जो न्यूज़पेपर अभी भी पब्लिश होता है उसके ये फाउंडर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो प्री कांग्रेस कैंपेन थी, ये बेसिकली प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, इनके ये किस चीज़ के लिए वॉइस रेज कर रहे थे? तो एक था इनका कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, की जो भी कॉटन आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। नेक्स्ट था इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, की जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं क्योंकि 1857 के बाद में जो यूरोपियन का रेशियो था सर्विसेज में वो ऑब्वियसली बढ़ा दिया गया था विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के बाद में। तो इनकी यही थी कि जो गवर्नमेंट सर्विस है वहाँ पे इंडियंस को लेके आया जाए। फिर सॉल्ट लॉ के खिलाफ थी कि मतलब कॉमन से कॉमन पीपल आज सॉल्ट को यूज़ कर रहे हैं और ये सॉल्ट पे टैक्स लगा रहे हैं तो उसको हटाने की बात की गई। फॉरेस्ट लॉज के बारे में बात की। फिर जो आर्म्स एक्ट था किसने बनाया था? लेटन ने, उसके अगेंस्ट भी बात की। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, लाइसेंस एक्ट, इन सब के अगेंस्ट में इन्होंने अपनी वॉइस रेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फीस।
तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई थी? 1885 में हुआ था। इसको फाइनल शेप किसने दिया था? जो रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, उन्होंने दी थी। इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे 1885 में। पहले ये पूना में होने वाला था, बट वहाँ पे कॉलेरा स्प्रेड हो गया था, तो इसलिए वो शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। पहले इंडियन नेशनल यूनियन बोला जाता था, बट दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसको कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। इसका जो फर्स्ट रेजोल्यूशन था फर्स्ट सेशन का, वो किसने पास पुट फॉरवर्ड किया था? वो थे सुब्रमण्यम अय्यर जी। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि हेल्ड हुआ था 1883 और 1885 में, वहाँ पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जी मेन आर्किटेक्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, उन्होंने फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें 72 डेलीगेट्स थे। ये किसने प्रिसाइड की थी? WC बैनर्जी। यहाँ पे कोई वीमेन नहीं थी और मिनिमम जो मैक्सिमम 3 मुस्लिम्स थे इस फर्स्ट सेशन में। फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की, जो कि गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में, तब कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 बार प्रिसाइड किया है। फर्स्ट कब प्रिसाइड किया था? सेकंड सेशन, जो कि कैलकाटा 1886 में हुआ था। फिर जो 9th सेशन था, जो कि लाहौर में हुआ था 1893, तब किया था। और थर्ड टाइम उन्होंने 22nd जो सेशन हुआ था कैलकाटा में 1906, तब किया था। फिर हम बात करते हैं जो जिन्ना जी थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की? 1913 में। 1890 में जो कदम्बरी गांगुली थी, वो फर्स्ट वीमेन थी जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, और एड्रेस द कांग्रेस कैलकाटा सीजन, जहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया था इंग्लिश में, और वो फर्स्ट वीमेन बनी टू डू दैट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कि फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इंग्लिश में किसने लेक्चर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो वो कौन थी? कादम्बरी गांगुली। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया, तो वो थर्ड सेशन जो कि मद्रास में हुआ था, वो बरुद्दीन तैयब जी उन्होंने किया था। फोर्थ सेशन किसने किया था? जॉर्ज योल ने किया था, जो कि फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यहाँ पे अब हम बात करते हैं वॉज इट अ सेफ्टी वेल्व, क्योंकि लाला लाजपत राय जी बोलते थे कि ये एक सेफ्टी वेल्व थ्योरी है, मतलब कि कांग्रेस ने डायरेक्टली उन पे कोई बात नहीं आए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बनाया जाए जो कि लोगों से बात करेगी और किसी ना किसी तरह जितना भी आक्रोश लोगों के बीच में है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो इसे कम करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी थी, वॉज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेफ्टी वेल्व नोशन। इसी का सेफ्टी वेल्व नोशन का ही ये ऑफ स्प्रिंग थी। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी आर पी दत्ता, जहाँ पे पुट एंड टू एनी पॉसिबल अपराइजिंग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एरा ऑफ मॉडरेट्स, कब से कब तक है? ये 1885 से लेकर 1905 तक, स्वदेशी मूवमेंट तक। ठीक है, जो मॉडरेट्स थे बेसिकली इनमें जो लीडर्स थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोजा मेहता, दिन चौबच्चा, WC बैनर्जी, SN बैनर्जी, एनी बेसेंट, गोखले जी, तैयब जी और सुब्रमण्यम अय्यर जी। ठीक है, ये बेसिकली बिलीव नहीं करते थे मास मूवमेंट पे, और इन्होंने स्वराज भी डिमांड नहीं किया था। ये बेसिकली चाहते थे कि जितना यूरोपियंस को इक्वल हो रहा है उतना ही जो इंडियन है, यूरोपियन और इंडियन को बराबर ही ट्रीट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिबरलिज्म एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड केम टू बी लेबल्ड एज मॉडरेट्स। उन्होंने कांग्रेस को कब तक डोमिनेट किया था? 1885 से लेके 1905, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज आ जाता है। ठीक है, अगर हम इनके अप्रोच की बात करें तो इन्होंने यूज़ किया था प्रेयर एंड पिटिशन मेथड, और इफ दे दैट फेल्ड दे रिजॉर्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ठीक है, एजिटेशन भी होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं 1889 में जो कांग्रेस कमेटी थी लंदन में बनाई गई थी, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में? W. वेडनबर्ग में। इनका मोटिव क्या था? ये जो हमारी ब्रिटिश कमेटी बनी हुई थी, कि इनको लगता था मॉडरेट्स को कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन की प्रॉब्लम, जो इंडियंस हैं उनकी प्रॉब्लम से अवेयर नहीं है, तो इन्होंने ये ब्रिटिश कमेटी लंदन में बनाई W. वेडनबर्ग की चेयरमैनशिप के अंडर में, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन की प्रॉब्लम से अवेयर हो। ठीक है, यहाँ पे फिर बात करते हैं फेथ इन द बेनेवोलेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। इन्हें ब्रिटिशर्स की दयालुता में इन्हें विश्वास था मॉडरेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इंडियन इंपेरियलिज्म। ठीक है, यहाँ पे जनरल भी आई थी एक इंग्लैंड में, इंडिया, जिसका भी वही रोल था कि अवेयर कराना ब्रिटिशर्स को इंडियन प्रॉब्लम से। क्रिटिक की बात करते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक, तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे दादा भाई नौरोजी जो कि मॉडरेट थे, RC दत्ता, वॉचा, उन्होंने केयरफुली एनालाइज किया कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ब्रिटिशर रूल की इन इंडिया उसको, और फिर पुट फॉरवर्ड किया ड्रेन थ्योरी। ये किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की, और एक्सप्लेन किया कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मॉडरेट्स की बात करें कि उनकी क्या क्या डिमांड थी, तो इतना इंडियनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट थी कि जो मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो कि इंडिया के ही जो टैक्स है उससे हो रहा था, उसको रिड्यूस कर दिया जाए। फिर बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, फिर बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड, फिर वही जो पहले डिमांड थी सॉल्ट लॉ को अबॉलिश करने के लिए और एनकरेज करने के लिए एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया में, उनके पास कोई रियल ऑफिशियल पावर नहीं थी। कब तक? 1920 तक। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो कॉन्स्टिट्यूट कब, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब कॉन्स्टिट्यूट की गई?
बाय द एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन मेंबर थे पहले बहुत फ्यू थे, जो 30 ईयर्स थे 1862 से लेके 1892 तक सिर्फ 45 इंडियन मेंबर्स नॉमिनेटेड किए गए थे। ठीक है, जिसमें जो मोस्टली थे वो वेल्दी ही थे। ठीक है, यहाँ पे रास बिहारी घोष जो थे वो नॉमिनेटेड हुए थे। ठीक है, ओनली हैंडफुल पॉलिटिकल फिगर थे इसमें, वो कौन से? सैयद अहमद जी, फिरतोस दासपाल, वी.एन. मांडलिक और के.एल. नोलकर। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं फ्रॉम 1885 से टू 1892 तक यहाँ पे जो नेशनलिस्ट डिमांड थी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है आ रही थी, जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल, इंडिया का पार्टिसिपेशन काउंसिल में, रिफॉर्म ऑफ काउंसिल, नो पावर टू काउंसिल स्पेशली ओवर फाइनेंस, ये सारी उनकी डिमांड थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो मॉडरेट थी उनकी डिमांड थी। यहाँ पे तब के जो लीडर्स थे उन्होंने स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दादा भाई नरोजी, जी के गोखले, लोकमान्य तिलक, उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट को भी डिमांड किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की कॉलोनीज में था वैसे ही उन्होंने भी सेल्फ गवर्नमेंट को मांगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स थे, फिर भी वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहना चाहते थे, इनकी ये आइडियोलॉजी थी मॉडरेट्स की। ठीक है, यहाँ पे फिर हम बात करते हैं इंडियन एक्ट ऑफ 1892। अगर इसके मेन प्रोविजंस की बात करें तो जो नंबर ऑफ मेंबर थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनमें बढ़ा दिए गए थे मेंबर्स को। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थे जहाँ पे नाउ द गवर्नर जनरल कुड हैव कितने 10 to 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर, पहले कितने थे 6 to 10। यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो नॉमिनेट कैसे किए जाते थे? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको कौन रिकमेंड करता था? यूनिवर्सिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे बजट जो था वो डिस्कस हो सकता था और क्वेश्चन जो थे वो भी पूछे जा सकते थे। बट अगर हम इसी एक्ट की लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे वो स्टिल मेजॉरिटी रिटेन करते थे, और इसका मतलब क्या था कि जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स थे वो इनफेक्टिव हो जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी अभी भी? ऑफिशियल मेंबर्स की, यूरोपियंस की। यहाँ पे जो बजट था वो भले ही डिस्कस हो सकता था बट उस पर वो वोट नहीं कर सकते और कोई अमेंडमेंट भी नहीं लेके आ सकते थे। यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की बात करें वो नहीं पूछे जा सकते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई कैसे सॉल्ट लॉ है, आप कैसे ला रहे हैं, तो सिर्फ मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, फिर काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकती उनसे अगर उन्होंने कोई जवाब दिया। ठीक है, तो ये लिमिटेड पावर दी गई थी इंडियंस को। यहाँ पे अगर हम एटीट्यूड की बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल थे वो मतलब स्टीफन हो गए थे 1887 के बाद में, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को बहुत बार बोला कि भाई आप जितने भी इशू उठा रहे हो उसे सोशल इशू तक ही रखिए। तो जब कांग्रेस नहीं मान रही थी तो ऑफिशियल को कठोर बनना पड़ा कांग्रेस की तरफ में। गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू ओपन कंडेमिनेशन ऑफ कांग्रेस का फिर ओपन कंडेमिनेशन स्टार्ट हो गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। जो नेशनलिस्ट थे उन्हें सेडिशियस ब्राह्मण्स बोला गया, डिसलॉयल बाबूज बोला गया। जो डेफरेंट थे उन्होंने कांग्रेस को क्या बोला? अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। लेटर ऑन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अडॉप्ट किया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि वैसे तो 1857 के बाद में ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, बट अब हम इसको देख सकते हैं क्लियरली कि ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी है, क्योंकि उन्होंने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने सैयद अहमद खान को इंकरेज किया, राजा रवि प्रसाद सिंह और बनारस जो थे उनको इंकरेज किया टू ऑर्गेनाइज यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में। किस लिए? कांग्रेस की प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। गवर्नमेंट ने ऑल्सो ट्राई टू डिवाइड द नेशनलिस्ट, जो नेशनलिस्ट थे उनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फिर कौन सी पॉलिसी थी? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट का मतलब रिवॉर्ड है, यहाँ पे स्टिक का मतलब पनिशमेंट, और मॉडरेट्स को एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ भटकाने स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम समरी की बात करें तो फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1885 में बॉम्बे में। A.O. ह्यूम जो थे वो इसके उन्होंने बनाई थी। यहाँ पे फाउंडेशनल थ्योरीज की बात करें तो सेफ्टी वेल्थ थ्योरी लाला लाजपत राय, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी R.P. दत्ता, और फिर लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी थी? G.K. गोखले। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।